हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेपियन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक से प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 7 जो कि है द इंटरव्यू। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का क्या नाम है? द इंटरव्यू। इस चैप्टर के नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये चैप्टर बेसिकली है किस बारे में, किस चीज़ को डिस्कस किया गया है, किस टॉपिक को डिस्कस किया गया है। इस चैप्टर में आपको इंटरव्यूज़ के बारे में बताया गया है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये जो चैप्टर है ये एक एक्सट्रैक्ट है या हम कह सकते हैं एक्सर्प्ट है। एक छोटा-सा टुकड़ा, एक छोटा-सा हिस्सा है जो इस बुक के, जिसका नाम द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ है, उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट या उसके इंट्रोडक्शन से लिया गया है। इस बुक को एडिट करने वाले भी क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ही है। तो अब ऑथर के बारे में बताया गया है। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर वाज़ अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस, कैम्ब्रिज। वो कैम्ब्रिज में स्टडी करते थे हिस्ट्री को, हिस्ट्री के स्टूडेंट थे वो। ही वॉज अ रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 years एंड हैज़ रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर। उन्होंने रिपोर्टर का काम किया है प्राइवेट आई में, ऑलमोस्ट 10 साल के लिए रिपोर्टर का काम किया है, रिपोर्टिंग का काम किया है। उसके बाद वो मैगज़ीन के लिए लिखा भी करते थे। मैगज़ीन का क्या नाम था? मैगज़ीन का नाम था वैनिटी फेयर। Following is an excerpt taken from his introduction to the Penguin Book of Interviews, an anthology from 1859 to the present day. जैसा कि मैंने बताया कि ये जो चैप्टर है ये एक एक्सर्प्ट है, शॉर्ट एक्सट्रैक्ट है, जो कि पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज नाम की बुक से के इंट्रोडक्टरी पार्ट से लिया गया है। और इस बुक के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी का क्या मतलब हुआ कि इसमें जो कलेक्शन है, कलेक्शन किस चीज़ का है? कलेक्शन है इंटरव्यूज़ का। इंटरव्यूज़ का कलेक्शन है इस बुक में, जो सारे इंटरव्यूज़ हुए हैं 1859 से लेकर प्रेजेंट डे तक। जहाँ तक ये बुक लिखी गई होगी जिस डेट में, वहाँ तक जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं 1859 से, वो इस बुक में मेंशन्ड है। अब इस चैप्टर में इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट जो है वो इन चीज़ों से डील करता है। ये टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं पार्ट 1 में। क्या फर्स्ट के इंटरव्यूज़ का क्या यूज़ रहता है जर्नलिज्म में? इंटरव्यूज़ क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं जर्नलिज्म में? दूसरा, ओपिनियंस डिस्कस किए गए हैं। ऑथर ने अलग-अलग आर्टिस्ट्स के या अलग-अलग सेलिब्रिटीज़ के व्यू पॉइंट्स को डिस्कस किया है कि कैसे कुछ जो है वो ये सोचते हैं कि ये जो इंटरव्यूज़ है ये एज़ अ क्राइम वो उसको कंसिडर करते हैं। सोचते कि हैं कि ये एक पनिशेबल क्राइम है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड कुछ और आर्टिस्ट्स या सेलिब्रिटीज़ के लिए ये एक सोर्स ऑफ ट्रुथ है। वो ऐसा मानते हैं कि इंटरव्यू एक ऐसा मीडियम है जिससे एक आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी की सच्चाई लोगों के सामने आती है। तो इन चीज़ों को आप आगे देखेंगे। तो चलिए पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. Almost 130 साल पहले इंटरव्यू को इन्वेंट किया गया है और तब से लेकर अभी तक इसकी जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही है। Today, almost everybody who is illiterate will have read an interview at some point in their lives, while from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. ऑलमोस्ट हर कोई इंसान इंटरव्यू से फेमिलियर है, या तो कभी ना, अगर एक इंसान लिटरेट है, उसको पढ़ना लिखना आता है, तो उससे कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी इंटरव्यू को रीड किया होगा। अगर ये भी नहीं तो कभी ना कभी उसने एक इंटरव्यू को देखा होगा। पिछले कई सालों में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को, थाउजेंड्स ऑफ सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लिया गया है और उनमें से कुछ को तो बार-बार ही इंटरव्यू लिया गया है। So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, methods and merits vary considerably. सिंस इतने सारे लोग इंटरव्यूज से फेमिलियर है तो ऑफ कोर्स उनके अलग-अलग ओपिनियंस होंगे ही इंटरव्यूज के रिलेटेड, इंटरव्यूज के फंक्शंस के रिलेटेड। कुछ के लिए ये क्राइम होगा, कुछ के लिए अच्छा नहीं है, कुछ के लिए अच्छा होगा। इसके मेथड्स के रिलेटेड, इसके मेरिट्स मेरिट्स यानी कि इसके क्या फ़ायदे हैं उसके रिलेटेड अलग-अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। तो ये जो ओपिनियंस है इंटरव्यू के रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा वैरी करते हैं। अलग-अलग लोगों का अलग-अलग ओपिनियन है। Some might make quite extravagant claims for it as being, in its highest form, a source of truth and in its practice an art. यूजुअली जो इंटरव्यूज़ के विक्टिम नहीं होते हैं, जो जिनका इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, वो एक एक्सट्रीम, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है एक एक्सट्रीम और अनरीज़नेबल ओपिनियन रखते हैं इसके बारे में। अनरीज़नेबल इसलिए क्योंकि वो तो इस चीज़ के विक्टिम नहीं है, उनको उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ रहे हैं, तो उनका ऐसा ओपिनियन रखना इंटरव्यूज़ के रिलेटेड जिस चीज़ को कि वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर भी नहीं रहे हैं, वो थोड़ा-सा अनरीज़नेबल है, वो थोड़ा-सा अनजस्टिफाइड है। वो मानते हैं कि एक सोर्स ऑफ ट्रुथ है क्योंकि इसी मीडियम से
उनको किसी आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी की सच्चाई का पता चलता है, वो चीज़ें जो एक आर्टिस्ट अपने वर्क के थ्रू नहीं बताता, जो हिडन रहती है बाकी दुनिया से, वो एक इंटरव्यू के थ्रू ही उनके सामने आ जाती है। तो वो एक ऐसा एक्सट्रीम ओपिनियन भी रखते हैं इसके बारे में कि वो उसको एक एज़ अ आर्ट कंसिडर करते हैं। Others, usually celebrities who see themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives or feel that it somehow diminishes them. ऑन द अदर हैंड सेलिब्रिटीज़ का एक नेगेटिव ओपिनियन रहता है इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि वही तो एक्चुअली इसके विक्टिम्स है। वो इंटरव्यूज़ को डिसलाइक करते हैं और समझते हैं कि एक अनवारंटेड इंट्रूजन है उनकी लाइफ में। अनवारंटेड इंट्रूजन का मतलब होता है अनजस्टिफाइड इंटरफेरेंस है उनकी प्राइवेट लाइफ में। वो मानते हैं कि उससे इनकी पर्सनल स्पेस इन्वेड हो जाती है और वो चीज़ें जो शायद वो दुनिया के सामने अदरवाइज़ नहीं रखना चाहते, वो भी दुनिया के सामने आ जाती है, वो भी लोगों को पता चल जाती है। उनको ऐसा लगता है कि इससे इंटरव्यू से उनको छोटा दिखाया जाता है, उनकी वैल्यू को कम दिखाया जाता है और उनकी इमेज पे असर पड़ता है। Just as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. जैसे पुराने ज़माने में अगर किसी इंसान की फ़ोटो ली जाती थी, तो उसको ऐसा लगता था कि उसकी सोल की चोरी की गई है। बिल्कुल उसी तरीके से जो ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो चीज़ें वो अपनी लाइफ़ के लोगों के सामने नहीं रखना चाहते हैं, हिडन रखना चाहते हैं, उनको ऐसा फ़ील होता है कि इंटरव्यू के ज़रिए से, इंटरव्यूज़ के थ्रू वो चीज़ें भी लोगों के सामने आ जाती है। अब नेक्स्ट वीएस नायपॉल का ओपिनियन डिस्कस किया गया है, जो कहते हैं दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। यहाँ पे वुंडेड से मतलब कोई फिजिकल इंजरी नहीं है। उनके कहने का ये मतलब है कि कभी-कभी इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से उनकी जो इमेज है वो ख़राब हो जाती है और उनकी लाइफ कंप्लीटली रुइन हो जाती है। इसीलिए उन्होंने ऐसा लिखा है कि लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। कहने का यही मतलब है कि कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से फॉरएवर उनको उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो फेस करने पड़ते हैं और उनका करियर, लाइफ सब रुइन हो जाता है। लेविस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, was said to have had a just horror of interviewer and he never consented to be interviewed. लेविस कैरोल जो ऑथर है एलिस इन वंडरलैंड नॉवेल की के उनको हॉरर रहता था, इंटरव्यू से वो डरते थे और उन्होंने कभी भी कंसेंटेड का मतलब होता है कभी भी परमिशन नहीं दी है कि कोई उनका इंटरव्यू ले। अब कौन सा हॉरर था उनको? It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. उनको ये डर रहता था कि कोई उनको एज़ अ हीरो फिगर ना माने, उनको हीरो की तरह ट्रीट ना किया जाए। इसीलिए अगर उनको लगता था कोई कि ये वुड बी एक्विनेंटेंसेस का मतलब होता है जो फ्यूचर में उनका कोई एक्विनेंटेंस बन जाता है, जिससे फ्यूचर में वो फ्रेंड्स बन जाते, जिससे जिससे उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, जिसको वो जानते फ्यूचर में उससे भी दूर रहते थे। इसी वजह से उनको डर लगता था। इवन इंटरव्यूअर से भी, जो कि पहले ही ऑथर ने बोला कि वो कभी भी इंटरव्यू मतलब इंटरव्यूज़ के लिए वो कभी परमिशन नहीं देते थे। और परसिस्टेंट पेटिशनर्स फॉर हिज ऑटोग्राफ का मतलब होता है वो लोग जो कंसिस्टेंटली उनका ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करते हैं, उनसे भी वो हमेशा दूर ही रहते थे। और फिर अपने सक्सेस को कि किस तरीके से उन्होंने इनमें से किसी को भी परमिशन नहीं दी, ना ऑटोग्राफ्स के लिए, ना इंटरव्यूज़ के लिए, तो वो उसको एज़ अ सक्सेस कंसिडर करते थे और अपनी स्टोरीज़, ये सक्सेस की स्टोरी कि कैसे मैंने इन लोगों को साइलेंस किया, कैसे मैंने इन लोगों को परमिशन नहीं दी, कैसे मैंने अपनी पर्सनल स्पेस को इन्वेड नहीं होने दिया। ये स्टोरीज़ वो बहुत खुशी और सैटिस्फैक्शन के साथ लोगों को सुनाया करते थे। Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. रुडयार्ड किपलिंग इवन लेविस कैरोल से भी ज़्यादा हेट करते थे इंटरव्यूज़ को। इसी वजह से उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटरव्यूज़ बहुत ही ऐसा था, स्ट्रॉन्ग था। वो बहुत स्ट्रॉन्गली डिसअप्रूव करते थे इंटरव्यूज़ को। His wife Caroline writes in her diary for 14 October 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston. उनकी बीवी कैरोलिन अपनी डायरी में लिखती है कि कैसे उनका दिन स्पॉइल किया गया था। स्पॉइल रैक का मतलब होता है स्पॉइल या रुइन। कैसे 2 रिपोर्टर्स ने उनका दिन खराब कर दिया था। ये रिपोर्टर्स कहाँ से आए हुए थे? बॉस्टन से आए हुए थे। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज़ सेइंग टू द रिपोर्टर्स, "व्हाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड?" ये जो रिपोर्टर्स है वो फ़ोर्स कर रहे होंगे रुडयार्ड किपलिंग को कि वो अपना इंटरव्यू दे दे, वो इंटरव्यू के लिए हाँ कर दे।
सिंस रुडयार्ड किपलिंग इसके अगेंस्ट थे तो वो कंसिस्टेंटली मना कर रहे थे उनको। वो उनसे पूछते हैं ये रिपोर्टर्स कि आप क्यों मना कर रहे हो? तो उसके जवाब में वो बोलते हैं कि तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए? बिकॉज़ इट इज़ इमोरल। क्योंकि मुझे इमोरल लगता है। मुझे इसमें कोई मॉरल वैल्यू नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि ये डिमीन या डिमिनिश करने के लिए होता है। हमारी इमेज छोटी दिखाने के लिए होता है। इट इज़ अ क्राइम। मैं तो मानता हूँ कि ये क्राइम है। जस्ट एज़ मच ऑफ अ क्राइम एज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट माय पर्सन। इसका मतलब क्या होता है कि उनको ऐसा पर्सनल अटैक की तरह फ़ील होता था। उनको लगता था कि उन पे कोई अटैक हो रहा है। एज़ एन असॉल्ट, असॉल्ट यानी कि फिज़िकल अटैक की तरह फ़ील होता था। एंड जस्ट एज़ मच मेरिट्स पनिशमेंट और उनके अकॉर्डिंग एक ऐसा क्राइम था जो डिज़र्व करता है पनिशमेंट। इट इज़ कॉवर्डली एंड वाइल्ड। वो कहते थे कि इसमें कोई भी वो कहते हैं कि इसमें कोई भी ब्रेवरी नहीं है, ये कोई हिम्मत वाला काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। वाइल्ड है, डिस्गस्टिंग है, बुरा है, अनप्लेज़ेंट है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट। अगर कोई रिस्पेक्टेबल आदमी है, तो वो कभी भी इंटरव्यूज़ के लिए नहीं पूछेगा किसी और इंसान को और ना ही कभी खुद वो इंटरव्यू देगा। Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. लेकिन ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है उनके एक्शंस और उनकी स्टेटमेंट। उन उनके उनकी तो ये स्टेटमेंट्स थे उसको एज़ एन असॉल्ट फिज़िकल अटैक की तरह कंसिडर करते थे। तो वही कह रहे हैं ऑथर कि उन्होंने खुद ही असॉल्ट मार्क ट्वेन पे किया है जस्ट कुछ साल पहले ही। परपेट्रेटेड का मतलब होता है कमिटेड। जब खुद की बारी आई तो तब तो उनके ये ओपिनियंस थे इंटरव्यूज़ के रिलेटेड, लेकिन दूसरे पे तो उन्होंने दूसरे इंसान का यानी कि मार्क ट्वेन का इंटरव्यू तो उन्होंने लिया था। एच.जी. वेल्स तीसरे कौन है? एच.जी. वेल्स है। इन एन इंटरव्यू इन 1894 referred to the interviewing ordeal, but was a fairly frequent interviewee and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. एच.जी. वेल्स ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनको इंटरव्यूइंग ऑर्डियल लगती है, एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है उनको। बिल्कुल भी इंटरव्यूज़ देना वो एन्जॉय नहीं करते हैं, लेकिन ये ओपिनियन होने के बाद भी वो इंटरव्यूज़ दिया करते थे। इंटरव्यूवी का मतलब होता है पर्सन बीइंग इंटरव्यूड और इंटरव्यूअर कौन होता है जो इंटरव्यूज़ लेता है। तो उनका ये ओपिनियन तो था, लेकिन फिर भी वो कभी इंटरव्यूज़ के लिए मना नहीं करते थे और 40 साल बाद वो खुद भी इंटरव्यूज़ लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। और किसका इंटरव्यू लिया उन्होंने 40 साल बाद? जोसेफ स्टालिन का। Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. सॉल बेलो ने कभी-कभी ओकेजनली इंटरव्यूज़ के लिए हाँ किया है, लेकिन वो कहते थे इंटरव्यूज़ के बारे में वो ये कहते थे कि ये मुझे ऐसा फ़ील होता है जब मेरा इंटरव्यू लिया जाता है तो मुझे वो चोकिंग फ़ीलिंग आती है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने हाथों हाथों से मेरे विंडपाइप को जकड़ा है, मेरे गले पे हाथ रखे हुए हैं और मैं साँस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं चोक कर रहा हूँ। इतना अनप्लेज़ेंट एक्सपीरियंस उनको लगता था इंटरव्यू देना। Yet despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication. लेकिन सीधी-सी बात है कि हाँ, इनके इतने इंटरव्यूज़ के इतने ड्रॉबैक्स तो है, सेलिब्रिटीज़, आर्टिस्ट को ऐसा फ़ील होता है इंटरव्यूज़ के बारे में। लेकिन अगर ऑडियंस की बात की जाए तो ये उनके लिए एक सर्विसेबल मीडियम है कम्युनिकेशन का जिसके थ्रू वो और ज़्यादा जान पाते हैं सेलिब्रिटीज़ को और सेलिब्रिटीज़ के लिए भी कुछ-कुछ सेलिब्रिटीज़ जो इसको एन्जॉय करते हैं इंटरव्यू देना, उनको अच्छा लगता है। वो अपनी बात लोगों के सामने रख पाते हैं थ्रू इंटरव्यूज़। These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. Dennis Bryan has written, almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence. डेनिस ब्रायन कहते हैं कि कंटेम्परेरीज का मतलब होता है पीपल लिविंग इन द सेम एरा। जिस टाइम में हम जी रहे हैं उस टाइम में जो सेलिब्रिटीज़ है, फेमस लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल पीपल है, उनके बारे में हमें एक क्लियर इमेज थ्रू इंटरव्यूज़ ही मिलती है। क्योंकि उनके काम के थ्रू हमें उनके बारे में पता नहीं चलता, उनकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में, वो एज़ अ पर्सन कैसे वो पता नहीं चलता, वो सब कुछ हमें इंटरव्यूज़ के थ्रू ही पता चलता है। इसी वजह से जो इंटरव्यूअर होता है उसके हाथ में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती है, अनमैच्ड पावर होती है। क्योंकि वो अपने क्वेश्चंस के थ्रू ऐसी डिटेल्स सामने ला सकता है लोगों के जो उनको अभी तक पता नहीं थी। अनप्रेसिडेंटेड पावर का मतलब होता है अनमैच्ड पावर, ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। वो अपने क्वेश्चंस के थ्रू ऐसी-ऐसी चीज़ें ला सकता है जो शायद उन्होंने अपनी लाइफ में कभी डिस्कस ना किया हो, कभी पब्लिकली उसको उस चीज़ को एक्सपोज़ ना किया हो। तो इसी वजह से उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है।
यहाँ पे मैंने शॉर्ट में सबके ओपिनियंस लिख लिए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सो ये था इस चैप्टर का पार्ट 1। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।